सिचुएशन खराब रहेगी क्योंकि मैक्रोस बड़े खराब हो रहे हैं। दूसरा, आईडीसी की एक रिपोर्ट आई है कि जो बीता हुआ क्वार्टर था जनवरी से मार्च, इस बीच में हार्डवेयर कंप्यूटर की शिपमेंट 29% घट गई है, जो कि 5 इयर्स के लोज पे है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आईटी सेक्टर को हम कैसे समझें, इंडियन आईटी सेक्टर खासतौर पर मैं समझना चाहता हूँ। आपसे शुरू करें? जी बिल्कुल, बताइए। नहीं, मेरे को लगता है ये आईटी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं बड़े, टीसीएस, इन्फोसिस और बाकियों के भी नतीजे आएंगे, ये एक बड़े डाउन साइकिल में फंसे हुए हैं अभी, क्योंकि इनका काफ़ी बिजनेस आता है यूएस बैंक से, यूएस रीजनल बैंक से, और यूएस रीजनल बैंक की क्या हालत है इस टाइम पे। उन्होंने बोला भी है गोपीनाथन जी ने हाँ, कि बैंक की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। तो वो तो अब फेड भी कह रहे हैं कि बैंक की वजह से रिसेशन आएगा, तो अब अगर फेड कह रहा है कि बैंक की वजह से रिसेशन आएगा, तो ये क्लियर है कि बैंक की आईटी पे स्पेंड करने की कैपेबिलिटी कम है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है, तो कम ही हो रही है। तो आईटी के अगर बजट बैंक्स कम कर रहे हैं, तो आईटी सर्विसेज कंपनीज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो किसी और सेक्टर में ढूंढे, हेल्थ केयर में जाएं, फार्मा में जाएं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में, केमिकल्स में, एनर्जी में, जहाँ पे अपना बिजनेस बनाए। और वो हो भी रहा है। नीरज जी, आप देखें पिछले 4-5 क्वार्टर से जो आईटी सर्विसेज कंपनीज का बीएफएसआई का जो एलोकेशन पहले ऑलमोस्ट 40-50% होता, वो कम हो गया 25% आ गया। तो वो भी अपनी डिपेंडेंस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे कम कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे बॉटम बन गया है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का। मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर इन लोगों को और मैनेज करना पड़ेगा अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो आपका टॉप लाइन ग्रोथ लो है, सिंगल डिजिट में आ गया है, आपका मार्जिन कम हो रहा है, एट्रिशन अभी भी 20% है, मतलब वो 30% से गिर के 20 पे आ गया, पर अभी भी है वो 20% पे। और आपकी हायरिंग जो है वो कम होती जा रही है, जो नेट एडिशंस हैं, क्योंकि आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा, आप बेंच कम कर रहे हैं, तो इसके लिए अपना एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो सारे सिग्नल्स दिख रहे हैं कि बिजनेस का जो ग्रोथ है वो अंडर प्रेशर है। अब इस समय अगर मैं देखूं, टीसीएस का भाव 3200 के करीब है, 3200 के सामने जो उसकी एक्सपेक्टेड ईपीएस है 24 की, वो है 136 रुपीज़ की। तो मतलब 24 टाइम फॉरवर्ड पे आपको वो स्टॉक मिल रहा है, जो 115 रुपये का डिविडेंड दिया, तो मतलब ऑलमोस्ट 4% की डिविडेंड यील्ड है उसकी। तो अब दो तरीके हैं नीरज जी इसको देखने, या तो आप कहें कि नहीं मैं अभी नहीं लूंगा, जब 2700-2800 पे आ जाए तब मैं ले लूंगा, तो वो भी ठीक है। या कोई कहे कि ठीक है जो भी है 3200 पे भी ठीक है, बाद में मैं देख रहा हूँ 4-5 साल का व्यू, तो ऐसा नहीं है कि यूएस हमेशा बैंक्स रिसेशन में रहेंगे, कभी तो आईटी बजट वापस आएगा। और हमने देखा है कि 2 साल के बाद अगर आईटी बजट कम रहता है तो एक कैचअप फेज आता है उसका यूएस ओवरऑल मार्केट ग्रोथ के साथ, तो जब वो आएगा तो ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो आई थिंक अगेन गोइंग बैक टू सेम थिंग, नीरज जी बात करते हैं, टाइमिंग की बात है ये, कि आप एज एन इन्वेस्टर क्या कॉल ले रहे हैं, कि मैं आईटी, इंडियन आईटी सेक्टर जो इतना बड़ा सेक्टर है उसमें पूरा निकल जाऊंगा, या मैं उसमें थोड़ा एलोकेट करके रखूंगा और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि फर्दर करेक्शन हुआ तो इन्फोसिस जैसा स्टॉक 52 वीक लो पे है तो मैं उसको ले लूंगा। तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम हैप्पी टू इंक्रीज एलोकेशन स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉटम नहीं बना लेकिन निबलिंग कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम कहां पे बना है नीरज जी वो किसी को नहीं मालूम है, किसी को मालूम ही नहीं। पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इमीडिएटली इंप्रूव नहीं होगी 1-2 क्वार्टर में, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो वो बात क्लियर है। और मुझे नहीं लगता कि जो हम बात कर रहे हैं ये मैनेजमेंट को नहीं मालूम, वो तो रोज देखते हैं, तो आई एम श्योर उनके पास भी स्ट्रैटेजी, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे रिएलोकेट करें अपने रिसोर्सेज को, दूसरी इंडस्ट्रीज में, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ काम करें। तो पर 1-2 क्वार्टर का पेन है, पर मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा के लिए पेन है, कि ये एकदम डाउन साइकिल ऐसी आईटी इंडस्ट्री की स्टार्ट हो गई है कि इसके बाद कभी रिकवर नहीं करेगा। तो लंबे समय के लिए देखें तो मौका भी है। करेक्ट। मनीष डांगी सर, टीसीएस की कमेंट्री आपने सुनी होगी सर, कांस्टेंट करेंसी 1.5 से 2% की उम्मीद थी, 0.6% आई है। बोल उन लोगों की इस बार की कमेंट्री एक्चुअली बड़ी डिप्रेसिंग थी। तो क्या आपको इंडियन आईटी पे आपका क्या व्यू बता? अच्छा, जैसे हम लोग यूएस की बात की थी ना, जो पिछले जनवरी से 3 महीने में 20% चल गए, ये बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं, बिल्कुल नहीं चले हैं। नियर टू बॉटम, या 2-4 महीने की वेट और खराबी आगे हो सकती है? कैसा लग रहा है आपको इन नतीजों को देखने के बाद? धीरज, आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आपसे ही। अनुराग से पूछिए, बिकॉज मेरे को नहीं आवाज आ रहा है आपका, सो गिव मी 1 मिनट। ओके, अनुराग जी आप बताइए। नीरज, मैं रिएक्ट कर देता हूँ। ओके, सो नीरज देखिए, मैंने रिजल्ट्स देखे, बट मैं उतना सरप्राइज नहीं हूं इनको देख करके, और मैं पिछले काफी समय से ये चर्चा हो रही है। देखिए, इसको
और नीरज अभी दो बातें और हैं आपकी, उनको भी हमें कभी चर्चा करना चाहिए और हमें लोगों को समझाना चाहिए क्यों ऐसा होता है। बट देखिए आजकल के मार्केट जो है बहुत मेच्योर हैं, इंडिया में भी बोले यूएस में मेच्योर है ही, विच मीन्स दैट सब कुछ फ्यूचर का प्राइस इन करते हैं बड़ा जल्दी, और वो होड़ लगी रहती है कि हम कोई भी बॉटम ना मिस कर दें, और अगर कोई रैली आ रही है छोटी रैली तो उसको भी पकड़ लें। अब उसका रिजल्ट क्या होता है नीरज, के जो भी अर्निंग्स और प्रोजेक्शंस होता है उन पर बहुत डिपेंडेंट हो गई हैं चीजें, विच मीन्स दैट जो भी कंसेंसस अर्निंग्स का एस्टिमेट्स आते हैं लोग उस हिसाब से पोजीशंस ले लेते हैं। आपके पैसे बनाने के तरीके वही हैं, अगर आप कंसेंसस अर्निंग से अलग कोई कंपनी अर्निंग देती है और अगर आपका कन्विक्शन है वहां पर तो बनेगा, नहीं तो अगर आप न्यूज आने पर रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूज पे ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट कर चुका होता है। तो नीरज यहाँ पर अब समस्या ये है कि देखिए जो पेंडेमिक में खर्चा हुआ उसमें क्या हुआ कि एक तो बहुत कंपनीज ने ये अज्यूम किया कि अब वर्ल्ड चेंज, जिसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल, राइट, क्योंकि कंपनीज ऐसे ही चलेंगी। तो इन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी 2 साल में, देखिए वो सस्टेन होने वाली नहीं थी। बिफोर पेंडेमिक आई वुड से ऑलवेज हर एक को गो टू 2019, 18, 17 और तब देखें ग्रोथ कंपनीज की क्या चल रही थी। वो रेगुलर एंटाइटलमेंट ग्रोथ है, वो नीरज यूजुअली सिंगल डिजिट ग्रोथ थी सभी कंपनीज की, हम देखें तो मैं आईटी सर्विसेज कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो वो बैक टू सिंगल डिजिट ग्रोथ का समय है नीरज, और आई थिंक उस पर अगर उन्होंने 0.6 भी सस्टेन कर लिया है, मैंने नंबर देखा वो, बट इन्फोसिस भी कह रहा है कि हम 4 to 7% टॉप लाइन ग्रो करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ रीजनेबल नंबर, क्योंकि अब उनका बेस भी बड़ा है। अब अब देखिए वो 15-16 बिलियन से 25-24 बिलियन 25 बिलियन की कंपनीज बन चुकी हैं। तो इस बेस पर भी अगर 4 to 7% भी ग्रो करते हैं नीरज, तो इट्स नॉट अ बैड ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट नीरज ये है कि दीज कंपनीज फॉलो नैस्डैक फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, अगर वहां पर पैसा आता है तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर आपके क्लाइंट्स ही स्लो डाउन में चलेंगे और मनी कंजर्व करेंगे, कैश कंजर्व करेंगे, अभी हर कंपनी ने यहाँ पर स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। एम्प्लॉय की वेजेस तो कम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कॉस्ट सेविंग मेजर्स बाकी जगह तमाम कंपनीज ने शुरू कर दिए हैं। तो उसमें बजट्स देखिए सभी के कट होंगे, तो उसमें आईटी की भी ग्रोथ उतनी नहीं आ पाएगी, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल। थर्ड इज अल्टीमेटली ये सेटल होंगे नीरज वही सिंगल डिजिट ग्रोथ में सभी कंपनीज, एंड आई थिंक वी शुड प्राइस देम अकॉर्डिंगली। इनको 25-28 के मल्टीपल्स नीरज इट्स नॉट रीजनेबल। सो मैं एकदम जंप नहीं करूंगा कि ये बॉटम है, आई थिंक देयर इज मोर टू कम, और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यहां से कोई आपकी बस मिस नहीं हो रही है। फाइनल एक पॉइंट कहूंगा नीरज, एक लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज के लिए मैं पॉजिटिव नजरिया रखता हूं, बिकॉज कैश जनरेटर्स तो हैं ही। अल्टीमेटली पेंडेमिक ने एक और चीज सिखाई है इन कंपनीज की स्ट्रेंथ क्या है। वो स्ट्रेंथ ये है कि देखिए एक तो हम आपको यूएस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा है जिसको आपको यूएस में कराने की जरूरत नहीं है, और या यूरोप में कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आपके पास टैलेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरा कॉस्ट बहुत हाई है, और हम आपको टैलेंट भी देंगे और कॉस्ट इफेक्टिव टैलेंट देंगे और उसको मैनेज करके देंगे। ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत सारे काम जो कंपनी सोचती थी कि